आज हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर है मोल कंसेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 90% बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, इसको न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंसेप्ट है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे फ्रॉम द बेसिक ऑफ द थिंग, और न्यूमेरिकल्स भी साथ में करते जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं 10 या 11 नंबर के, आप लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर लोगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 9th के कुछ कंसेप्ट से बहुत ही जल्दी से। क्लास 9th में आप लोगों ने जो पढ़ा था इस चैप्टर से रिलेटेड वो था चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गैस इक्वेशन, उन दोनों को मिला करके आपने बनाई थी। क्लास 10th में हम लोग जो उसमें करेंगे वो करेंगे हम लोग एवोगैड्रोस लॉ, गे-लुसक्स लॉ, मोल कंसेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री। ठीक है, और उसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप लोगों ने क्लास 9th में भी किया था, यहां पे भी उसका यूज होगा तो उसको फिर से बताएंगे, और उसके अलावा इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्लास 9th का कंसेप्ट को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था आप लोगों ने चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता था? चार्ल्स लॉ ये कहता था कि कोई भी गैस है, अगर उसके प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दें, तो उसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम होता है। जैसे आप वाटर को बॉईल करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसका वॉल्यूम, वाटर इवेपोरेट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो अगर हम v और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, अगर हम t को इस तरफ ले आए तो हम ये कह सकते हैं कि v अपॉन t का जो रेशियो है वो क्या होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। ये हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, राइट भाई। प्रेशर कुकर का एग्जांपल यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन आप एक सोच लो, एक कंटेनर है, उसमें गैस है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या फिर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो अगर हम P को यहां पे ले आए तो V और P का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। या फिर इसको और अच्छे से आप लोग कैसे जानते हो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करके, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके हमने गैस लॉ बनाया था, जो कहता था कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ये याद होगा आप लोगों को। हम लोग चलते हैं सीधा 10th क्लास में। 10th क्लास में शुरुआत करने से पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर हम लोग बात कर ले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर किसको माना जाता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग मानते हैं 273 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री ऑफ केल्विन, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 atm, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर को हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं। कई बार बुक्स में ये दिया होगा 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, तो इसका मतलब यही होता है स्टैंडर्ड प्रेशर की बात हो रही है। एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं, देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, सीधा बोल देता है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको मालूम होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस। इसका कन्वर्जन आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो फिर पुरानी बुक्स में से देख लो, हम लोग यहाँ पे इसके लिए नहीं है। आगे चलते हैं। क्लास 10th में सबसे पहले आपने पूरे पढ़ना है गे-लुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या कहता है
ये लॉ ये कहता है व्हेन गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स विच, वो ऐसा करती हैं, मतलब वो गैसेस जब कंबाइन करती हैं तो उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं वो आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रहती हैं। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है आपस में भी, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके वॉल्यूम भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं, प्रोवाइडेड कि उनका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंबाइन करता हूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को तो मेरे को मिलेगा अमोनिया, मेरे को मिलेगा अमोनिया। इसको बैलेंस कर दें। याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में आप लोगों को जो इक्वेशन मिलेगी वो हमेशा बैलेंस मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करिएगा, बहुत जरूरी है, उसको बैलेंस करिएगा पहले। ठीक है, इसको मैं बैलेंस अगर करना चाहूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, इसको इवन कर देते हैं, तो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या मान सकते हैं कि यहां पे 1 है। मैं 1 हटा देता हूं, मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, मतलब 1 molecule of nitrogen combines with 3 molecules of hydrogen to give 2 molecules of ammonia। यही मतलब हुआ, यही है स्टोक्योमेट्री। इन्हीं को ही बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं एक रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड के, वही स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। स्टोक्योमेट्री यही होती है। हो गया, चलो अच्छा। अब इसका मतलब यह है कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन करता है 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से और बनाता है 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। और डिटेल में जाने, आओ और डिटेल में जाने, भाई डिटेल बहुत जरूरी होती है, और डिटेल में जानते हैं। चलो कलर चेंज कर लें। हाँ ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं 100 ml ऑफ नाइट्रोजन को ले रहा हूं रिएक्शन में, तो इससे रिएक्ट करने के लिए 1:3 का रेशियो है, मेरे को 300 ml ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा, और ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? ये दोनों मिल करके अमोनिया बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 200 ml। यही कहता है गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स कि भैया सिंपल होल नंबर रेशियो होगा किसका? वॉल्यूम्स का। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बात, ये जो है गेल-लुसाक्स लॉ, ये केवल गैसेस पे यूज होता है। अगर यहां पे कहीं पे मान लेते हैं, मान लो यार, हम कह रहे हैं मान लो, अगर यहां पे कहीं पे कोई कुछ और बनता, मान लेते हैं कि यहां पे CuNO3 होल ट्वाइस ऐसा कुछ बनता और ये प्रेसिपिटेट है, ऐसा कुछ बनता, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इस लॉ में इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसी की कैलकुलेशन करेंगे हम। गेल-लुसाक्स लॉ से इसी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही आएगी। इसको नहीं ले सकते हैं, इसको नहीं लेना है। ठीक है, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर द गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, वरना तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दोगे, तुम लोग हो बहुत शैतान। अच्छा ठीक है, समझ गए भाई? तो गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड, चाहिए होगी अगर हमको कंप्लीटली बंद करना है 200 ml ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन होता है C2H2, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लें, वैसे रिएक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो इजी सा रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या होगा? देखो भाई, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है किससे? C2H2 से, तो उल्टा लिख देते हैं, सीधा लिखते हैं, ये सीधा है। C2H2 प्लस O2 विल गिव
CO2 प्लस H2O। अब H2O भी बनेगा, वेपर फॉर्म में बनेगा, वेपर फॉर्म में बनेगा, लेकिन क्या होता है इस रिएक्शन में वो ठंडा होकर के कंडेंस हो जाता है और वाटर बन जाता है। तो वाटर बन गया तो उसको छोड़ देंगे, वाटर बन जाता है तो इसको छोड़ देंगे, नहीं कैलकुलेट करेंगे, अभी बताया था, है ना। यार तुम लोग को ना रील्स की बातें याद रहती हैं सब, ये सब इंपॉर्टेंट बातें तुम लोग भूल जाते हो, अभी अभी बताया था, याद रखो यार, इंपॉर्टेंट है ये सब, अगर याद रह गया ना तो जिंदगी बन जाएगी। ओके चलो इसको बैलेंस कर दें। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 4, मेरे को याद है इसका तो मैं इसीलिए कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लगा देंगे 4, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो इसको कर दो 2, ठीक है। 4 कार्बन है, यहाँ पे 2 है तो ये हो गया 2। ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 इंटू 10 तो 5 O2। देखो चेक करो बैलेंस हो गया, 2 4 कार्बन 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, ठीक है बैलेंस हो गया। अब देखो ये लॉ क्या कह, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको इक्वेशन को देखो। इक्वेशन कह रहा है कि 2 volumes of acetylene reacts with 5 volumes of oxygen and it gives 4 volumes of carbon dioxide। उसको छोड़ दो हाइड्रोजन को, वाटर को। चलो अब क्वेश्चन में करते हैं। हम क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा 200 ml ऑफ एसिटिलीन के लिए। तो आओ देखते हैं, क्वेश्चन में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जो मैं बता रहा हूं ऐसे लिखेंगे। 2 volumes of acetylene require कितना ऑक्सीजन, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। फिर 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन विल रिक्वायर कितना ऑक्सीजन, 5/2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब कितना एसिटिलीन क्वेश्चन में है, 200 ml, तो यानी कि 200 ml ऑफ एसिटिलीन विल रिक्वायर कितना, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 200 ml ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 500 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सिंपल यूनिटरी मेथड यूज किया है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा। तो और देख लो भाई, यहां पे 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन बना रहा है 4 वॉल्यूम, मतलब 1:2 का रेशियो है। तो 200 ml कितना बनाएगा, 400 ml। ऐसे ही लिख देंगे, जैसे ये लिखा है ऐसे ही लिखेंगे। और देख लेते हैं, 2 volumes of C2H2 forms 4 volumes of carbon dioxide। तो 200 ml of C2H2 will form 4/2 into 200 ml of CO2, यानी कि 400 ml of CO2। ये हो गया सेकेंड आंसर। बहुत सिंपल है, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है बस उसी के रेशियो में सब कुछ कैलकुलेट करना है यूनिटरी मेथड को यूज करके। इससे आसान सवाल मिला आज तक नहीं मिला? समझ में आ गया? आ गया तो थम्स अप टाइप कर दो कमेंट्स में। 3 नंबर आपके पॉकेट में आ गए, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है गिल-लेप्स लॉ का, 3 नंबर का। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड। एक्सप्लोडेड की मतलब उनको हीट कर दिया, उनका रिएक्शन करा दिया। बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, एक्सप्लोजन क्या होता है, बहुत एक्सप्लोजन हो रहे हैं ईरान इजराइल में, यहाँ पे मत करो, यहाँ पे सिंपल रिएक्शन कराओ। व्हाट विल बी द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द
रिजल्टिंग मिक्सचर, नेम द लिमिटिंग रिएक्टेंट। चलो बताते हैं, पहले रिएक्शन लिख लें। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सी क्लोरीन टू गिव HCl, कितना बनेगा 2HCl। तो बहुत सिंपल है भाई, देखो 1 वॉल्यूम इसका रिएक्ट करता है 1 वॉल्यूम इससे और बनाता क्या है 2 वॉल्यूम इसका, 2 वॉल्यूम इसका, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन कितना है 6 लीटर, क्लोरीन कितना है 5.6 लीटर। इसको मैं लिख रहा हूं फिर हटा दूंगा। हाँ देखो क्या है यहां पे, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आप लोगों को। ये है 6 लीटर और ये है 5.6 लीटर। तो बच्चों एक बात बताओ, ये 1 और 1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, तो भाई 6 लीटर हाइड्रोजन होगा तो 6 लीटर क्लोरीन भी चाहिए, लेकिन क्लोरीन है 5.6 लीटर, तो कितना हाइड्रोजन यूज होगा 5.6 लीटर। कुछ हाइड्रोजन बच जाएगा, रिएक्ट ही नहीं होगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में क्या लिखेंगे। क्वेश्चन में लिखेंगे हम लोग 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 volume of chlorine to give 2 volume of HCl, ठीक है। चलो फिर, तो भैया क्लोरीन कितना है 5.6, तो हाइड्रोजन भी कितना 5.6 चाहिए होगा। 5.6 लीटर of hydrogen will react with 5.6 liter of chlorine to give कितना 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो है, तो 5.6 इंटू 2 11.2 लीटर्स ऑफ HCl, ठीक है। क्या मिल गया हमको, HCl मिला, कितना मिला 11.2 लीटर। तो जो रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर है वो क्या होगा, रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर में एक तो HCl होगा 11.2 लीटर और हाइड्रोजन भी तो बच जाएगा, तो रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी 6 माइनस 5.6 यानी कि 0.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 11.2 लीटर ऑफ HCl। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हो गया नोट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथिलीन C2H4 इज बर्न्ड इन जस्ट सफिशिएंट एयर। ऐसी एयर जितने, जिसमें जस्ट सफिशिएंट मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उतना है, टू फॉर्म CO2 एंड स्टीम, स्टीम मतलब वाटर H2O। इफ ऑल मेजरमेंट्स आर मेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, क्या होगा इक्वेशन, इथिलीन है C2H4 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और हमको दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीम। देखो यहां पे स्टीम की बात हो रही है, मतलब ठंडा नहीं होने दिया इसको, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रखा, कांस्टेंट है टेम्परेचर, इसको ठंडा नहीं होने दिया, स्टीम का स्टीम ही बना रहेगा, वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको इंक्लूड करेंगे। तुम लोगों को जो चीज बताते हैं ना उसको ध्यान रखा करो, बीच बीच में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान दे देता हूं मैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर। हाँ तो पहले बैलेंस कर ले, इसको बैलेंस करेंगे तो हमको मिलेगा 2 कार्बन है यहाँ पे 2 कार्बन है। सेम रिएक्शन टाइप का लग रहा है क्या, चलो देखते हैं। पहले तो ऑक्सीजन ऑड है तो इसको इवन कर देते हैं। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस नहीं है, तो कार्बन को बैलेंस करो तो 2 आ गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस है
ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 and 2 6, तो 3O2। देखो इक्वेशन बैलेंस है, 2 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 6, 4 and 2 6, ठीक है बैलेंस है। चलो फिर क्या करना है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ C2H4 reacts with 3 volumes of oxygen to give 2 volumes of CO2 and 2 volumes of H2O। तो बहुत इजी है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, मतलब कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, 1:3 का रेशियो है, 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, और ये कितना बनेगा, 1:2 का रेशियो है, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ये बनेगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ये बनेगा। तो भैया आंसर, क्वेश्चन तो आ गया, आंसर तो आ गया, ठीक है, आंसर तो आ गया। चलो कर लेते हैं जल्दी से। 1 वॉल्यूम ऑफ C2H4 gives 2 volumes of CO2 and 2 volumes of H2O। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो स्टीम। तो फिर कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H4 will give 1:2, 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 and 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O। आंसर सिंपल, खत्म। अच्छा, अब यहां पे क्या होता, क्वेश्चन में दिक्कत ये आती है कि अगर पूछ लेता है कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर होगी वो बताइए, ये बताइए, या फिर एयर कितनी चाहिए होगी। तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, मैं कर नहीं रहा हूं, बता दे रहा हूं, ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी, देखो 1:3, तो मतलब ऑक्सीजन हमको चाहिए होगी, अगर इथिलीन 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो इंटू 3 यानी कि 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगर और पूछ ले एयर कितनी चाहिए होगी, तो भैया देखो 20% है, 1:5 का रेशियो है, 100 सेंटीमीटर क्यूब में 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन होती है। तो अगर हमको 600 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए ऑक्सीजन, तो इंटू 5 यानी कि 3000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर चाहिए होती, अगर ये पूछता तो। चलो चलिए फिर हम लोग आते हैं अब अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस नंबर भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, एक एवोगैड्रोस लॉ है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मैंने एक कंटेनर ले लिया और मैंने इसमें डाल दी ऑक्सीजन गैस, इसका कुछ वॉल्यूम है कुछ V, और मैंने इसमें डाल दी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे उसका कुछ नंबर होगा, 1 2 3 4 5 10 20 100 1000 10,000 लैक्स, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें है वो है n, ठीक है। अब मैंने इसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया, ऑक्सीजन निकाल लिया और इसमें मैंने डाल दिया क्लोरीन गैस। तो इस वॉल्यूम के कंटेनर में जो क्लोरीन गैस जितनी भी आएगी उसके भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो n ही होंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल रिमेन सेम फॉर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कहता है एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, कि भैया अगर वॉल्यूम सेम है, कोई दो गैसेस हैं उनका हम सेम वॉल्यूम ले रहे हैं और टेम्परेचर की कंडीशंस भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्लोरीन के होंगे वही ऑक्सीजन के होंगे। अगर उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे तो भी उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम वॉल्यूम पे, सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे सेम ही होंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, ये भी बहुत ही इजी है, ठीक है। अच्छा, एवोगैड्रो ने एक बात और बोली थी,
एवोगैड्रो ने एक बात और बोली थी, बता देते हैं। उन्होंने बोला कि एक एटम क्या है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, हमको मालूम है, लेकिन एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अरे बच्चों मालूम होगा, ये तो क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। लेकिन एक एटम जो है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे कौन एग्जिस्ट कर सकता है अकेले? हीलियम का एक एटम अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। सोडियम अकेला पाया नहीं जाता है, लेकिन रिएक्शन में अकेले ही पार्ट लेता है, एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ, यहां पे एलिमेंट नहीं बोल रहा है, यहां पे कंपाउंड बोल रहा है। एक कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो अपने आप एग्जिस्ट करता है, जो अपने आप एग्जिस्ट करता है और कभी नहीं ब्रेक होता है जब तक किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कोई भी कंपाउंड ले लो, आप कोई भी कंपाउंड ले लो, हम ले लेते हैं स्टील कंपाउंड होता है, हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं, मान लो। क्या आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को, सल्फर को, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के? नहीं कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकता हूं, आप लोग बड़े हो जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ और कुछ ऐसा करो, रिएक्शन एक्सपेरिमेंट्स करो, रिसर्च करो, डॉक्टरेट करो केमिस्ट्री में और निकालो कुछ ऐसा नया लॉ, तो हमारे पास लॉ बनेगा। जैसे रोहित्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूल ब्रेक या ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे वाह, कितना अच्छा लगेगा सुनने में, है ना। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट, जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है और कभी भी टूटता नहीं है जब तक वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? मोनो एटॉमिक एलिमेंट, मोनो एटॉमिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें केवल जो अकेले एक एटम सरवाइव कर लेता है, जैसे हीलियम गैसेस हो गई, इनर्ट गैसेस हो गई, हीलियम, नियॉन, जिनॉन, आर्गन, या फिर जैसे कुछ मेटल्स हो गए, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ठीक है। फिर उसके बाद डाई एटॉमिक होते हैं, जो दो एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि Cl2 क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, दो एटम्स हैं और दो एटम्स है, प्लस का साइन क्यों लगा दिया हमने? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये सब होगा डाई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक कौन से होते हैं? ट्राई एटॉमिक होते हैं हमारे ओजोन, ओजोन मतलब O3, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, राइट। फिर P5 होता है फॉस्फोरस, सल्फर होता है, 8 एटम्स मिलके बनाते हैं, तो वो फिर पॉली एटॉमिक हो जाते हैं। तो एटॉमिसिटी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू मेक अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है बच्चों, यहां तक? अच्छा, एटॉमिसिटी ये तो हमने आपको बता दिया। फिर चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब जो क्वेश्चंस हैं, दोस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एवोगैड्रोस लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ कंबाइनिंग। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन इज बर्न्ड फॉर एवरी 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर यूज इन द रिएक्शन अंडर द सेम कंडीशंस। हम ये मान लेते हैं कि एयर में ऑक्सीजन 1/5 ऑफ द एयर होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब की अगर एयर ले रहे हैं तो उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन होगी, ठीक है। इसका देखो रिएक्शन भी हमको ये दिया हुआ है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, चेक कर लेते हैं। 3 कार्बन, हाइड्रोजन इज 8, हाइड्रोजन इज 8, ऑक्सीजन इज 10, ऑक्सीजन इज 10। बिल्कुल करेक्ट, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन को मार्क 2017 का क्वेश्चन है। रिएक्शन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। C3H8 + 5O2 +
3CO2 प्लस 4H2O। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपेन कितना यूज होगा, ये कितना यूज होगा अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर यूज होती है। तो एयर कितनी है, एयर इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है 1/5 ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ऑक्सीजन है, राइट। अच्छा, अब आ जाओ इधर, देखो 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन यूज करता है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इनसे मतलब नहीं, इनके बारे में कुछ पूछा ही नहीं है तो क्यों दिमाग लगाना, सीधा क्वेश्चन पर आओ। तो क्या लिखेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, या उल्टा करके लिखते हैं, फाइव वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन burns 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन। तो कितना है ऑक्सीजन, 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन विल बर्न कितना, 1/5 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन, यानी कि 1/5 इंटू 100 हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इफ 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 लीटर्स ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड, मतलब रिएक्शन कराया, एंड इफ वाटर इज एडेड टू द गैसेस फॉर्म, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेसिडुअल गैस। देखो बच्चों, क्या होगा कि जब हम ये रिएक्शन कराएंगे H2 प्लस Cl2 टू गिव 2HCl, क्या होगा, देखो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, अब मैं ये पूरा नहीं करूंगा, बता दे रहा हूं आप लोगों को। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl। हाइड्रोजन है 6 लीटर, क्लोरीन है 4 लीटर, तो क्या हाइड्रोजन 6 लीटर यूज होगा, नहीं होगा। कितना यूज होगा, 4 लीटर यूज होगा। कितना बच गया, याद रखना 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन बच गया हमारे पास। तो 4 लीटर हाइड्रोजन 4 लीटर क्लोरीन मिलकर के बनाएंगे 8 लीटर ऑफ HCl। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंड इफ वाटर इज एडेड टू दी गैसेस फॉर्म। देखो बच्चों, जब हम वाटर ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आया रिजल्टेंट मिक्सचर, HCl आया और हाइड्रोजन बचा हुआ आया। तो जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो HCl जो है ना वो पूरा पूरा वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। वाटर की बात कर रहा है, मतलब लिक्विड की बात कर रहा है, तो HCl जो है पूरा पूरा उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्या बचेगा, आंसर विल बी 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिंपल, यही लिखेंगे कि HCl whatever is formed gets dissolved in water and the leftover gaseous product is, or leftover gaseous residual is 2 liters of hydrogen.